राधे राधे मित्रों, ध्यान का रहस्य क्या है? क्योंकि यदि रहस्य पता चल जाए तो ध्यान में आनंद आ जाता है, ध्यान के प्रति चित्त आकर्षित हो जाता है। तो ध्यान का रहस्य क्या है, ध्यान की मिस्ट्री क्या है, ये एक अद्भुत प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को सॉल्व करने में, इस प्रश्न को समझने में हजारों लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये तो एक रहस्य है कि ध्यान क्या है, लेकिन एक और इसके साथ में प्रश्न पैदा होता है और ये प्रश्न में हर ध्यानी के साथ में कि ध्यान करने से उपलब्धि क्या है, ध्यान करने से क्या प्राप्ति हो सकती है, क्या लाभ मिल सकते हैं। लेकिन इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं, मैं दो तीन बात आपसे करना चाहूँगा। पहले तो ये कि ध्यान की गहराई में प्रवेश करने के लिए सामान्यतः दो मार्ग अपनाए जाते हैं। एक मार्ग है अपनी चेतना को शिथिल करने का, चेतना की शिथिलताकरण का। हम चेतना को शांत करते हैं, मन में उठने वाले विचारों को समाप्त करते जाते हैं। हम विचार या निर्विचारता की अवस्था में या उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं और अंततः उस अवस्था को प्राप्ति कर लेते हैं जब हमारे मस्तिष्क में विचार जन्म लेने ही समाप्त हो जाते हैं। जब विचार समाप्त होते हैं तो उसका हमारे शरीर पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके माध्यम से हमारी श्वास की गति शांत पड़ने लगती है, उसके माध्यम से हृदय गर्दी में भी कमी आती है, शरीर का तापमान भी गिरने लगता है। और जब श्वास की गति धीमी पड़ती है, हृदय की धड़कन शांत होती है, तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर जो हजारों तरह की मेटाबॉलिक क्रियाएं चलती रहती हैं, उनमें भी एक शिथिलीकरण की प्रक्रिया होती है। और ये बहुत अद्भुत है क्योंकि इससे हम निरोगता को प्राप्त कर लेते हैं और एक तरह दीर्घायु बन जाते हैं, स्वस्थ बन जाते हैं। हमारे अंदर दुर्बलता और कमजोरी अपना डेरा नहीं डाल पाती है, हमारे विचारों में कोई कटुता, कोई नकारात्मक भाव जन्म नहीं ले पाता है। हम सकारात्मक जिंदगी जीते हैं, हम नकारात्मक बोध से परे हट का आनंद का अनुभव कर पाते हैं। तो ये ध्यान की पहली अवस्था है अपने चेतना को शिथिलीकरण करना। कि जब हम अपनी चेतना को शिथिल करते चले जाते हैं तो एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारी जो वह चेतना है वो अंत चेतना के द्वार को खोलकर उसमें प्रवेश कर जाती है। फिर हमारे पास अनंत जन्मों की अनुभूतियाँ आ जाती हैं। फिर हमारे सामने आत्मा परमात्मा का जो अंतर है, आत्मा परमात्मा का जो भेद है वो खुल जाता है और उसके माध्यम से तो हमारा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। फिर इस विषय को थोड़ा आगे बढ़ाएं, उससे पहले ध्यान का जो दूसरा मार्ग है, ध्यान का दूसरा मार्ग है चेतना को सक्रिय करना। जो हमारी जीवनी शक्ति है, वो जीवनी शक्ति जन्म के उपरांत मूलाधार पर जाके एक निष्क्रिय अवस्था में चली जाती है और वो सिर्फ हमें शारीरिक ऊर्जा प्रदान करती है। जो शारीरिक जागरण की अवस्था में जो काम हम करते हैं वो जीवनी शक्ति ही कराती है। और वो जीवनी शक्ति जन्म के तत्काल पश्चात अपने जो नाभि चक्र है खिसक के मूलाधार पर आ जाती है। तो ध्यान का दूसरा जो मार्ग है वो है मूलाधार पर केंद्रित जीवनी शक्ति को जागृत करना, सक्रिय करना, ताकि वो ऊपर की तरफ उठ सके। तो ध्यान का दूसरा मार्ग है चेतना को सक्रिय देना, चेतना को जागृत करना। पहला मार्ग है चेतना को शिथिलीकरण देना, शांत करना। दूसरा मार्ग है चेतना को सक्रिय करना। क्योंकि चेतना जो सक्रिय होती है तो षट चक्रों के माध्यम से ऊपर की तरफ उठने लगती है और जिस चक्र को भेदती हुई, जिस चक्र पर अपना आघात करते हुए ऊपर उठती है आती है, वैसे वैसे हमारी अंत चेतना के द्वार खुलते चले जाते हैं। ये चेतना का दूसरा मार्ग है। आपने क्रिया योग के बारे में सुना होगा। आजकल क्रिया योग ध्यान पद्धति को बहुत लोग अपनाते हैं, बहुत लोग क्रिया योग को करते भी हैं। मैं भी आज से करीब 20-22 साल पहले इसको कई वर्षों तक करता रहा, क्योंकि क्रिया योग को मैंने एक संस्था के माध्यम से 1982 में सीखा था। तब मेरी उम्र 13-14 के आसपास रही होगी और निरंतर कई वर्ष करता रहा। फिर मुझे एक संत का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, मेरे गुरुदेव का कुछ अनुकंपा मुझे हुई और उस पर मैंने गहन चिंतन किया। गहन चिंतन के माध्यम से कई जो सूत्र हमसे छूट जाते हैं, हमारी पकड़ में नहीं आते या फिर हमको पकड़ना नहीं चाहते, अपने आप खुलने लगते हैं। जब आप परेशानी में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो आपके कई चीज़ें याद आ जाती हैं। आपके पास कितने वस्त्र हैं, कितनी पैंट हैं, कितने शर्ट हैं, शायद आपको याद नहीं है, लेकिन आपको अचानक किसी उत्सव में, किसी
पार्टी में जाने की तैयारी करनी हो तो तत्काल आपको सारा स्मरण हो जाता है। या फिर बहुत सारी घटनाएं आप भूले हुए हैं, आपको सामने कोई आपका पुराना मित्र वर्षों बाद मिले तो तत्काल उससे संबंधित बहुत सारी घटनाएं आपको तत्काल स्मरण हो जाती हैं। यही व्यक्ति ध्यान करता है तो ध्यान के बहुत सारे रहस्य भी इसको समझ आने लगते हैं। तो क्रिया योग के संबंध में कई रहस्य भी मुझे पता लगे, कि क्रिया योग का आधुनिक प्रकटीकरण है। वैसे तो क्रिया योग ध्यान की पद्धति हजारों सालों से अपनाई जाती रही है। इसका उल्लेख प्राचीन मनीषियों ने कई बार किया है, लेकिन वर्तमान में यदि क्रिया योग पद्धति को हम समझते हैं, जानते हैं, उसके प्रति आकर्षित होते हैं, तो उसका एकमात्र सूत्रधार लाहिड़ी महाशय रहे हैं। लाहिड़ी महाशय को 1960-65 के आसपास उनके एक अशरीरी गुरु, अशरीरी आत्मा, सूक्ष्म शरीरधारी एक गुरुजन ने उनको इस क्रिया से परिचित कराया था। और क्रिया योग पद्धति है यथार्थ में वो चेतना के शिथिलीकरण और चेतना की जागरण, उन दोनों का सम्मिलित रूप है। जब तक ये हम समझ ना लें, क्रिया योग को हम अपना ही नहीं सकते, क्रिया योग को हम फलीभूत नहीं कर सकते। इसलिए बहुत लोग हैं वर्षों से क्रिया योग कर रहे हैं और आज भी वो कहते हैं कि उनका ध्यान घटित नहीं होता। क्रिया योग करते हैं, क्योंकि मेरे पास आते हैं, मैं तो कोई इतना सिद्ध नहीं कहता अपने को। बहुत लोग आते हैं जो वर्षों से क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी कुछ घटित नहीं हुआ, या फिर आप बता दीजिए कि आपको क्रिया योग के विषय में क्या जानकारी है। तो मैं उसमें से थोड़ी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि लाहिड़ी महाशय जिस ध्यान पद्धति का इस क्रिया योग को करते थे, वो उस समय के लिए थी। आज तो मनुष्य बदल गया, आज तो मनुष्य का पूरा वातावरण ही बदल गया, क्योंकि लाहिड़ी महाशय की ध्यान पद्धति वो 1967 के आसपास की थी, 1961 के आसपास की थी, 1861 1870 से पहले की थी। और उस समय तो भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत विचित्र थी। आपको 1857 का वो क्रांतिकारी दिन याद होगा, कि भारत ने प्रथम बार एक संगठित रूप में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया था। और ठीक उसके 5 साल के बाद लाहिड़ी महाशय को एक दूसरी घटना उपलब्ध हुई, जो आज वर्तमान में क्रिया योग दीक्षा के नाम से जानी जाती है। लेकिन उस अवधि में भारत की जो भौतिक अवस्था थी बहुत विचित्र थी। और आज यदि उसको आप समझ लेंगे और उसके माध्यम से इस ध्यान की पद्धति को थोड़ा सा बदल लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको अद्भुत उपलब्धियां हो सकती हैं और वास्तविक ध्यान के मर्म को आप समझ सकते हैं। लाहिड़ी महाशय जब ध्यान करते थे, एक तो रात्रि को करते थे, रात्रि का वातावरण आज से बिल्कुल अलग था। आज तो रात्रि रात्रि जैसी लगती नहीं, चारों तरफ प्रकाश है और दिन से भी ज़्यादा प्रकाश है, क्योंकि रात्रि और प्रकाश में ध्यान करने का, मन को शिथिल करने का या ऊर्जा जागरण करने का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। रात्रि जागरण में हमारे शरीर के अंदर या मस्तिष्क के अंदर या चेतना केंद्र के अंदर ऐसे रस रसायन स्रावित होते हैं जो दिन के प्रकाश में असंभव लगते हैं। दिन में यदि सक्रिय हो जाएं, कुछ लोगों में हो भी जाते हैं, तो व्यक्ति विक्षिप्त जैसी, एक अस्वाभाविक व्यक्ति जैसा व्यवहार करने लगता है। उसको लोग पागल कहते हैं या असमान कहने लगते हैं। ये सामान्य शारीरिक बात है। मैं कोई इस बात को अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि मस्तिष्क के अंदर कई ऐसे रसायन हैं जो तीव्र हो जाएं तो कई तरह की बीमारियां हो जाती। मस्तिष्क क्या, शरीर के किसी भी अंग में आपका शरीर स्वस्थ है, क्योंकि आपका पैंक्रियास एक सामान्य आवश्यक मात्रा में इंसुलिन पैदा कर रहा है। यही इंसुलिन की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए तो आप डायबिटिक हो जाते हैं, या फिर आपका जीवन खतरे में आ जाता है। दूसरे रस रसायन भी ऐसे हैं। तो यही स्थिति रात्रि और दिन के समय जो ध्यान की प्रक्रियाओं का अभ्यास करने से हमारे शरीर में घटित होती है। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लाहिड़ी महाशय का ध्यान की जो अवधि थी, ध्यान का जो समय था, रात्रि ही तो था, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का भी बहुत महत्व है। और ब्रह्म मुहूर्त तो एक ऐसा समय है जो अनायास सिर्फ हमारे शरीर पर नहीं, पूरे प्राणी जगत पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। ब्रह्म मुहूर्त के माध्यम से हमारी चेतना के ऐसे ऐसे केंद्र अनायास सक्रिय अवस्था में आ जाते हैं जिनके विषय में हम सामान्यतः सोच ही नहीं सकते हैं। पूरी जो सृष्टि है,
उसका जागरण होने लगता है। आपने सुना होगा कि जो मुर्गा हो प्रातःकाल मुर्गा आवाज़ देने लगता है। क्यों देने लगता है? क्या उसने अलार्म लगाया हुआ है? या फिर जो फूल की कलियां रात्रि संकुचित हो गई थी, बंद हो गई थी, अनायास ब्रह्म मुहूर्त की आवाज़ आसपास पुनः खुलती रखती हैं? या फिर आपके घर के कई प्राणी, पालतू पशु अनायास ब्रह्म मुहूर्त में सक्रिय हो जाते, नींद से बाहर आ जाते हैं? आप कुछ व्यक्त बंदरों की परीक्षण में लगाइए, आप देखेंगे कि बंदरों की सारी जो सक्रियता है रात्रि अंधकार जैसी चारों तरफ फैलने लगता है, वो सारी सक्रियता शांत हो जाती है। दिन भर वो कितने उछल उछल करते हैं, कितना वो उत्पात मचाते हैं, लेकिन जैसे ही रात्रि का अंधकार शुरू होता है 7-8 बजे के आसपास वो निद्रा में जाने लगते हैं, शांत हो जाते हैं। लेकिन वही बंदर अनायास ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, जब सूर्य तो निकला नहीं होता, लेकिन कहीं सूर्य अपनी झांकी देने के लिए प्रकट हो रहा होता है, लेकिन उसका सीधा प्रभाव बंदरों की सक्रियता पर आ जाता है। उन्होंने कोई अलार्म तो लगाया नहीं, उन्होंने कोई घड़ी तो देखी नहीं, लेकिन उनके व्यवहार में तत्काल पश्चात बदलाव आ जाता है। यही प्रकार वनस्पति जगत में देखा जाता है, अन्य प्राणियों में देखा जाता है। मछलियाँ भी उसी अवधि में अनायास सक्रिय हो जाती हैं। जो बीज हमने पृथ्वी पर अंकुरित होने के लिए डाले थे, उनकी कुपलें खिलने लगती हैं, वो अंकुरित होने लगते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है, प्रकाश का महत्व है, रात्रि का महत्व है, एकांत का महत्व है। और जब तक उस महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम ध्यान की अवस्था को घटित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्रिया योग का जो दूसरा आयाम है, जिसे चेतना का जागरण कहते हैं, वो तंत्र का रूप है। वास्तव में योग तंत्र का ही एक परिष्कृत रूप है। तंत्र अनुभूति का विज्ञान है और योग भी आपको अनुभव करने के लिए उस भावातीत अवस्था में प्रवेश करने के लिए कहता है, उस भाव को ग्रहण करने के लिए कहता है। और यदि इन सब को छोड़कर आप सिर्फ प्रक्रिया को दोहराते रहते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ उपलब्ध होने वाला नहीं है। और जिस दिन से आपने भाव को ग्रहण करना शुरू किया, आपने अनुभव को पकड़ना शुरू किया, तो जो छोटी छोटी क्रियाएं हैं वही आपके लिए इतनी अद्भुत साबित होने वाली हैं। और ध्यान का जो वास्तविक उपलब्धि है उसी की बात शुरू होने वाली है। और इसीलिए कई लोगों को सैकड़ों साल तक ध्यान करते करते हो जाता है, उन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो अनुभूति में प्रवेश करते हैं, सहसा उनके अंदर अतीन्द्रिय केंद्र खुलने लगते हैं। तो क्रिया योग पद्धति है, वो सिर्फ कोई क्रिया नहीं है कि आप तेजी श्वास लें, तेजी श्वास छोड़ दें, आप कुछ बिंब को देखना शुरू करें या कुछ योग आसन कर लें। क्रिया योग वास्तव में श्वास के शीतलीकरण के साथ में एक अनुभूति को ग्रहण करना भी है। और उसी के बाद क्रिया योग फलीभूत होता है। उसी आपने लाड़ी मासी का जीवन चक्र पढ़ा होगा, उसके बारे में कई विषय ऐसे अद्भुत और चमत्कारिक बताए गए हैं, लेकिन हमारे साथ तो घटित नहीं होता। और शायद उसके किसी के साथ घटित नहीं होता जो पिछले 30-40 सालों से क्रिया योग को सिद्ध कर रहा है। वो हो सकता है हमसे भी निम्न स्तर का हो, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे योगी, बहुत सारे तांत्रिक ऐसे हैं जो अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए हमें शिष्यता ग्रहण करने के लिए कहते हैं। मैं एक प्रसंग बताना चाहूँगा, इस प्रसंग को मैं अगले एपिसोड के रखना चाहता हूँ। एक तांत्रिक के संबंधित घटना है, बहुत अद्भुत घटना है, लेकिन अभी मैं उसको बताना नहीं चाहूँगा। तो जो क्रिया योग है वो सिर्फ श्वास को अंदर या बाहर लेने की प्रक्रिया नहीं, ये स्वयं नहीं है कि श्वास यदि आ रही है तो हमें हाँ बोलना है, छोड़ना है, हाँ बोलना है। क्रिया योग कुछ प्रक्रियाओं को अपनाने का कार्य नहीं है, क्रिया योग गहन अनुभूति का कार्य है। और उस गहन अनुभूति, उस श्वास की गहन ग्रहणशीलता के माध्यम से अंत चेतना का जागरण होता है। मैं क्रिया योग पर विस्तार पूर्वक आगे चल के बताऊंगा, लेकिन मैंने प्रसंग बताया कि ध्यान में प्रवेश करने के लिए 2 मार्ग हैं। एक है चेतना का शीतलीकरण, दूसरा है चेतना का जागरण। क्रिया योग चेतना का जागरण और चेतना का शीतलीकरण दोनों का मिला जुला रूप है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि तांत्रिक तंत्र क्रिया के लिए, तांत्रिक साधना के लिए शुरुआत करता है तो उसे 3 महीने के लिए
वैसे शुरुआती अवस्था में 40 दिन रहने के तो मौन धारण करके रखने के लिए कहा जाता है, या फिर कहते हैं कि 40 दिन वो शमशान में समय व्यतीत करे, 24 घंटे शमशान में रहे, कुछ भी ना करे। आप स्वयं करके देखिए, आपको पता लग जाएगा क्या हो सकता है, क्या रूपांतरण आपके ऊपर होगा। क्योंकि जैसे ही आप शमशान जैसी मरकट जैसी स्थान पर कुछ समय व्यतीत करते हैं, आपके भाव रूपांतरित होने लगते हैं, आपकी वासनाएं समाप्त होती चली जाती हैं, आपका